आज अपन मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद में अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है मैट्रिक्स यानी अवयव का क्रम या कोटि। क्रम का मतलब होता है ऑर्डर, कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो अपन कैसे लिखेंगे, यानी अपन किसी भी जब मैट्रिक्स को लिखेंगे तो उस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, कोटि का मतलब उसका क्रम क्या है। तो एक सिंपल सा है कि मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स एक आयताकार व्यवस्था है जिसकी पंक्ति और स्तंभों की, पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 कितनी भी, लेकिन जीरो पंक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जहां पंक्ति नाम आ गया इसका मतलब वो एक या एक से ज्यादा है। और मैट्रिक्स के अंदर स्तंभ भी होंगे, क्योंकि पंक्ति होगी तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई स्तंभ भी होगा, तो स्तंभों की संख्या भी एक या एक से ज्यादा हो सकती है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूं कि जब किसी भी मैट्रिक्स की कोटि अपन बताएंगे या कोटि लिखेंगे तो अपन कैसे उसको लिखेंगे। तो कितनी भी पंक्तियां हो सकती हैं और कितने भी स्तंभ। तो यदि किसी मैट्रिक्स ए में, मैंने मैट्रिक्स को नाम दिया है कैपिटल ए, क्योंकि मैट्रिक्स का जो सिंबल है वो सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर होता है। तो यदि किसी मैट्रिक्स ए में, मैंने मैट्रिक्स को ए नाम दिया है, यदि इसमें स्मॉल एम, मैं कैपिटल एम नहीं बोल रहा हूं, स्मॉल एम पंक्तियां एवं स्मॉल एन स्तंभ हो तो उसे एम क्रॉस एन, याद रहे इसको एम एन कभी भी नहीं लिखेंगे, एम क्रॉस एन, क्योंकि सिंबल ही यही बताता है कि जो पहले लिखा हुआ है वो रो की संख्या है, रो का मतलब पंक्ति, और जो दूसरा लिखा हुआ है वो कॉलम की संख्या है, राइट है। तो जिस मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैंने लिखा है, यदि उस मैट्रिक्स में स्मॉल एम पंक्तियां, एम का मान कितना भी हो सकता है, एक या एक से ज्यादा, लेकिन एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, एवं स्मॉल एन स्तंभ हो तो उसे एम क्रॉस एन क्रम का क्या बोलेंगे अपन, मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया है, मैंने एक मैट्रिक्स को लिया है जिसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं, अवयव लिखे हुए हैं 2 -1 0 1 3 और 4। इसको मैंने बड़े कोष्टक में बंद कर दिया है, क्योंकि 12वीं क्लास में अपन बड़े वाले कोष्टक का प्रयोग करेंगे, छोटे कोष्टक और विशेष प्रकार के ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था कि अपन कौन से कोष्टक का प्रयोग करेंगे, बड़े कोष्टक का, छोटे कोष्टक और विशेष प्रकार के ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करेंगे। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें जैसे उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो आपके सामने जो मैट्रिक्स लिखी हुई है उसमें पंक्तियां कितनी है, देखो 1 2 3, और उसके अंदर स्तंभ कितने हैं, 2, यानी यहां m का मान कितना हो गया 3 और n का मान कितना हो गया 2। तो इसका अर्थ सामान्य ये होता है कि इस मैट्रिक्स का जो क्रम है, यानी मैट्रिक्स ए का जो क्रम हो, वो कितना हो गया 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। अब आप सोच पा रहे होंगे इसको मैंने यहां कैसे लिखा है। तो मैट्रिक्स का जो क्रम है वो, जो मैट्रिक्स आपने लिखी है उसके दाहिने साइड में नीचे कॉर्नर के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये कभी नहीं है कि जब भी अपन मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन करेंगे या कभी भी अपन मैट्रिक्स को लिखेंगे तो हमेशा उसका क्रम लिखा जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। यदि आप मैट्रिक्स का क्रम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में जब अपन मैट्रिक्स को लिखेंगे तो वहां आपको क्रम लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब एक बार बार एक नाम आ रहा है कि मैट्रिक्स एक आयताकार व्यवस्था है, आयताकार व्यवस्था है। इस आयताकार का अर्थ क्या है, जो मेन जो बात है वो एक आयताकार नाम क्या है। आयताकार व्यवस्था का एक सिंपल सा अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने कोई भी एक मैट्रिक्स लिखी, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, और ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो फिर सर आयताकार का एक सामान्य अर्थ क्या है, ये आपके सामान्य दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि जिस टॉपिक को अपन लेके चले थे उसका सामान्य एक नाम था आ प्लस व्यू है, आयताकार व्यू है। व्यू का मतलब रचना यानी व्यवस्था, आयताकार व्यवस्था। बेटे आयताकार व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जब भी इन सभी एलिमेंट्स को आप मिलाएंगे तो हमेशा एक आयत बनेगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सर इनको मिलाने पर तो आयत नहीं बन रहा, लेकिन याद रहे एक पॉइंट और एक लाइन, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो, यानी क्षैतिज हो चाहे ऊर्ध्वाधर हो,
और ये मैं आपके सामने एक वर्ग बना रहा हूं और एक आयत बना रहा हूं। ये सभी की सभी आयताकार व्यवस्था है। एक पॉइंट हमेशा आयत होता है, एक लाइन चाहे क्षैतिज हो चाहे ऊर्ध्वाधर, दोनों आयत हैं। ये तो आयत आपको नजर आ ही रहा होगा। और ये क्या है? वर्ग है, स्क्वायर है। और याद रहे सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता। अब मैं इस पॉइंट की बात करूं, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे जो एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि इनको मिलाएंगे जब क्या बनेगा? एक पॉइंट बनेगा। ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट भी एक आयत है, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों का जो मान है वो कितना है? 0 है। तो याद रहे ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। और यदि मैं एक वर्ग की बात करूं 2 - 1 3 और 7, यह भी एक आयताकार व्यवस्था है, इसका नाम भी एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स के अंदर आने वाले एलिमेंट हमेशा एक या एक से ज्यादा, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियां 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं। मैट्रिक्स के स्तंभ 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं। क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने मैट्रिक्स के अंदर जो पहले आपने एक एलिमेंट लिखा था, आपको याद हो तो जब लास्ट क्लास में जो वीडियो मैंने आपको भेजा था उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स एक साधारण आयताकार व्यवस्था है, इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। और वहां मैंने जो एग्जांपल दिया था वो मैट्रिक्स के अंदर मैंने केवल एक एलिमेंट लिखा था 5 यानी 5, और उसके बराबर मैंने बताया था कि इसके बराबर कभी 5 नहीं होता। तो वहां कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आपने बताया था कि मैट्रिक्स एक आयताकार व्यवस्था है और आपने जो 5 लिखा था वो तो एक आयत के तौर पे नहीं दिख रहा। तो यहां आयताकार व्यवस्था का मतलब इस कोष्टक का अर्थ नहीं है। आयताकार व्यवस्था का मतलब मैट्रिक्स के अंदर आने वाले एलिमेंट को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तौर पे अपन मिलाएंगे, उनको तिरछा नहीं मिलाना है। जैसे ही उनको मिलाओगे तो हमेशा क्या बनेगा? एक आयत। यानी आयताकार व्यवस्था का मतलब इन अवयवों को मिलाने की व्यवस्था से है, इस कोष्टक से नहीं है। चलो अपन आगे बात करते हैं कि मैट्रिक्स का जब अपन बात कर रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का क्रम पता करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। जैसे मैं कहूं कि एक मैट्रिक्स बी है जिसमें पंक्तियों की संख्या 5 है और स्तंभों की संख्या 2 है, तो उसका क्रम क्या होगा? तो एक सिंपल है 5 × 2। 5 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि क्रम एक विशेष प्रकार का सिंबल है। तो मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या को और स्तंभों की संख्या को व्यक्त करता है, बताता है। तो आगे अपन बात करेंगे कि नोट में जो पहला पॉइंट है उसकी बात करेंगे कि यदि मैट्रिक्स ए का क्रम m × n हो। मैं बार बार m × n इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि m एक पंक्तियों की संख्या को बताता है, n स्तंभों की संख्या को। m और n का मान कोई भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि मैट्रिक्स ए का क्रम यदि m × n है, तो सबसे पहली बात मैट्रिक्स ए में कुल अवयवों की संख्या, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि मैंने आपके सामने कोई भी एक मैट्रिक्स जो लिखी है, मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी जिसका क्रम है 3 × 2। यदि मुझे इस मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या बतानी हो तो आपको अवयव ऐसे गिनने की आवश्यकता नहीं है 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है। अपन मैट्रिक्स के क्रम के आधार पर बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में टोटल अवयव कितने हैं। तो देखो यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है। m का मान यहां 3 है, n का मान यहां 2 है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ गया? 6। इसका मतलब मैट्रिक्स ए में टोटल जो अवयवों की जो संख्या वो कितनी होगी? 6। तो जो नोट में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि यदि मैट्रिक्स ए का जो क्रम है यदि वो m × n हो तो उस मैट्रिक्स में जो कुल जो अवयवों की संख्या वो कितनी होगी? mn। याद रहे यहां मैंने क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाया है, क्रॉस का चिन्ह केवल मैट्रिक्स के क्रम के अंदर आता है। यहां मैंने mn लिखा है, इसका मतलब m और n दोनों का आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैं कहूं कि एक मैट्रिक्स का क्रम है 6 × 3, इसका मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 6 और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। मैं आपको कहूं, मैंने आपको मैट्रिक्स नहीं बताई है, केवल मैट्रिक्स का मैंने आपको क्रम बताया है, उसका ऑर्डर बताया है कि उसका क्रम कितना है? 6 × 3। और यदि उसमें टोटल अवयवों की संख्या आपको बतानी हो तो कितनी होगी? 18। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मैट्रिक्स का क्रम आपको पता है तो आप उसमें कुल अवयवों की संख्या आराम से बता सकते हैं। उसके लिए मैट्रिक्स
आपके सामने लिखी हो चाहे नहीं लिखी हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैट्रिक्स के अंदर आने वाले अवयव क्या क्या हैं, इससे भी आपको कोई अर्थ नहीं निकालना है। केवल मैट्रिक्स के क्रम से आप मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या आप बता सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट। सेकंड है कि जब अपने को मैट्रिक्स का क्रम पता हो तो अपन उसकी प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या कितनी होगी यह भी अपन बता सकते हैं। तो यदि मैट्रिक्स का क्रम की मैं बात करूं तो मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स ए का क्रम कितना है, m क्रॉस n। तो यदि उस मैट्रिक्स की प्रत्येक पंक्ति में आपको अवयव पूछे जाए तो याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स का क्रम यदि आपको पता हो और यदि उसकी प्रत्येक पंक्ति में आपको अवयवों की संख्या बतानी हो तो याद रहे स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। और यदि मैट्रिक्स ए के प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या की बात करूं तो हमेशा किसके बराबर होती है, पंक्तियों की संख्या की। जैसे मैं एक सामान्य आपको बता रहा हूं, मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी, मैं कहूं प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव हैं। याद रहे यदि मैट्रिक्स में 3 पंक्तियां हैं तो तीनों पंक्तियों में, पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में, तीनों पंक्ति में अवयवों की संख्या बराबर ही होगी। क्यों? क्योंकि यदि मैट्रिक्स की प्रत्येक पंक्ति में अवयव बराबर नहीं होंगे तो उनको मिलाने पर एक आयताकार व्यवस्था नहीं बनती है। तो एक सामान्य मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं कि मैंने आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स को लिया, मैट्रिक्स ए बराबर, मैं एक बड़ी मैट्रिक्स ले रहा हूं 2 -1 0 3 4 0 और 6 0 और -9। ये एक मैट्रिक्स है। पंक्ति कितनी है, 3। स्तंभ कितने हैं, 3। चलो मैं एक काम करता हूं, एक बड़ी मैट्रिक्स और ले लेता हूं। बड़ी मैट्रिक्स का अर्थ यह है कि मैं पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग ले लेता हूं। 9 6 4। ये लो, इस मैट्रिक्स में पंक्तियां कितनी है, 1 2 3, यानी इसमें 3 पंक्तियां हैं। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 4, यानी 3 क्रॉस 4। मैं आपको कहूं कि इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं, यानी इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है। सिंपल सा है, 3 क्रॉस 4 = 12 है। मुझे इसमें टोटल अवयवों की संख्या बताने के लिए, यानी कुल अवयवों की संख्या बताने के लिए मुझे इसके अंदर आने वाले एलिमेंट देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या बताने के लिए मुझे केवल मैट्रिक्स के क्रम की आवश्यकता है। नंबर सेकंड बात, मैं आपको कहूं कि इस मैट्रिक्स की प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव हैं। तो यदि आपके सामने मैट्रिक्स लिखी हुई है तो आप देख के बता सकते हैं 1 2 3 4। पहली पंक्ति में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4। दूसरे में कितने, 1 2 3 4। तीसरे में कितने, 1 2 3 4। लेकिन याद रहे, मैट्रिक्स की किसी भी पंक्ति में आपको अवयवों की संख्या बतानी हो तो आपको मैट्रिक्स को देखने की आवश्यकता नहीं है। अपन मैट्रिक्स के क्रम से बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स की प्रत्येक पंक्ति में अवयवों की संख्या कितनी है। क्योंकि ध्यान से समझिएगा, मैट्रिक्स की प्रत्येक पंक्ति में उतने अवयव होते हैं जितने क्या है, स्तंभ है। क्योंकि प्रत्येक स्तंभ के नीचे एक एक एलिमेंट आएगा, यानी एक एक अवयव आएगा। तो याद रहे, किसी भी मैट्रिक्स की प्रत्येक पंक्ति में जो अवयव होते हैं वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, स्तंभों की संख्या के बराबर। क्योंकि प्रत्येक स्तंभ के नीचे एक एलिमेंट आएगा। तो याद रहे, मैट्रिक्स का क्रम आपके सामने था 3 क्रॉस 4, तो इसके प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव होंगे, स्तंभों की संख्या के बराबर, यानी कितने होंगे, 4। तीसरी बात है कि यदि मैट्रिक्स का क्रम हमें पता हो तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो आप ध्यान से समझो, मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या उतनी ही होगी जितनी क्या है, पंक्तियां हैं। क्योंकि प्रत्येक पंक्ति के नीचे एक एलिमेंट आएगा। तो यहां इस मैट्रिक्स का जो क्रम है वो 3 क्रॉस 4 है और यहां पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। राइट है। यानी इसका अर्थ सामान्य ये हुआ कि यदि मैट्रिक्स का क्रम आपको पता है तो याद रहे, उस मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में अवयवों की संख्या, प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या अपन बिल्कुल बता सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हमारे सामने मैट्रिक्स लिखी भी हो और चाहे नहीं लिखी भी हो। जैसे मैं आपके सामने बात करूं कि एक मैट्रिक्स का क्रम है 6 क्रॉस 3, तो उसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 18। 6 क्रॉस 3 18 हो गए, क्योंकि 6 को मैंने 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी गुणा कर दिया।
मैं आपको कहूं कि उस मैट्रिक्स की प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव होंगे, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने अवयव होंगे जितने क्या है स्तंभ हैं। और 6x3 में स्तंभ कितने हैं 3, तो 6x3 मैट्रिक्स की प्रत्येक पंक्ति में अवयवों की संख्या कितनी होगी 3, और प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर, तो प्रत्येक स्तंभ में उतने अवयव होंगे जितने क्या है पंक्तियां हैं। और 6x3 में पंक्तियां कितनी है 6, तो उसमें टोटल जो एलिमेंट होंगे किसमें प्रत्येक स्तंभ के अंदर वो कितने होंगे 6। तो याद रहे अपन मैट्रिक्स के क्रम के आधार पे, चाहे आपके सामने मैट्रिक्स लिखी हुई नहीं है, केवल आपको मैट्रिक्स का क्रम पता है, तो कुल अवयवों की संख्या, मैट्रिक्स की प्रत्येक पंक्ति में अवयवों की संख्या और प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या, हम तीनों चीजें बता सकते हैं। ओके डियर, आगे अपन नोट में सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। आज अपन ने नोट के अंदर पहले पॉइंट की बात की है, आगे अपन सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे कि अभी मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि मैट्रिक्स का आपको क्रम पता है तो आप उसमें कुल अवयवों की संख्या बता सकते हैं। आपको कोई भी क्रम दिया गया है, चाहे मैट्रिक्स के एलिमेंट आपको नहीं पता है और मैट्रिक्स भी आपको पता नहीं है, लेकिन आपको केवल मैट्रिक्स का क्रम पता है, तो अपन मैट्रिक्स की 3 चीजें बता सकते हैं, जिसमें मेन जो मूल बात है वह है कुल अवयवों की संख्या। नेक्स्ट अपन क्लास में बात करेंगे कि जब मैट्रिक्स का क्रम हमें पता है तो हम कुल अवयवों की संख्या बता सकते हैं। क्या ऐसा संभव है कि मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या हमें पता हो तो हम मैट्रिक्स का निश्चित क्रम बता सकें? देखो दोनों चीजों में फर्क समझना। सबसे पहली जो बात है वह है क्रम, और दूसरी जो चीज है वह है अवयवों की संख्या। अवयव का मतलब कुल अवयवों की संख्या। यहां लिख देता हूं, एक तो है क्रम और एक है अवयवों की संख्या। अभी जो नोट में मैंने जो पहले पॉइंट की बात की थी वो था कि मैट्रिक्स का आपको क्रम पता है तो आप उसमें कुल अवयवों की संख्या बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि यदि मैट्रिक्स में आपको अवयवों की संख्या पता है तो अपन उसका क्रम बता सकते हैं या फिर नहीं बता सकते हैं। तो दोनों चीजों में आप फर्क समझ पाएंगे अगली क्लास में। इस क्लास में मैंने आपको मैट्रिक्स के क्रम से, यानी मैट्रिक्स का क्रम और क्रम से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, 3 चीजें। नंबर 1 कुल अवयवों की संख्या, नंबर 2 प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या, जो नोट के पहले पॉइंट में 2 नंबर और 3 नंबर पॉइंट था। तो अगली क्लास में बात करेंगे जब अवयवों की संख्या पता हो तो हम मैट्रिक्स का क्रम बता सकते हैं या फिर नहीं बता सकते। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि जो अवयवों की जो संख्या है उससे क्रम हम कैसे पता करते हैं। क्या ऐसा संभव है कि मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या पता हो तो उसका निश्चित क्रम हम बता सकें। तो बाकी अपन अगली क्लास में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट।